नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। हेट क्राइम पर सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को 2018 से घटित मामलों की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त उपहार और शराब बांटने पर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था ट्विन बैलेंस शीट की समस्या से बाहर निकल गई है। सेबी के मुताबिक विदेशी पोर्टफोलियो निवेश से संबंधित विनियमों को कठोर बनाया गया है, लेकिन टैक्स हेवन देश अब भी एक वैश्विक चुनौती बने हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए मेजराना जीरो मोड्स की खोज की घोषणा की। और इस अंक में ये भी जानेंगे कि चंद्रयान 3 के तहत इसरो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अन्वेषण क्यों करना चाहता है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मानवाधिकार से संबंधित मुद्दों की। हेट क्राइम पर सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को 2018 से घटित मामलों की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को हेट क्राइम की घटनाओं पर दर्ज की गई शिकायतों, प्राथमिकियों और अदालतों में सौंपे गए चालानों से संबंधित वर्षवार डेटा 2018 से दाखिल करने का निर्देश दिया है। आमतौर पर नस्ल, निर्जातीयता, लिंग, लैंगिक रुझान, धार्मिक विश्वास और इसी तरह के संदर्भ में परिभाषित व्यक्तियों के समूह के खिलाफ घृणा के लिए उकसाने को हेट क्राइम कहा जाता है। हेट स्पीच, मॉब लिंचिंग हेट क्राइम में शामिल किए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में तहसीन एस पूनावाला वाद में मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए निवारक, उपचारात्मक और दंडात्मक उपाय करने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। भीड़ द्वारा हिंसा यानी मॉब वायलेंस की घटनाओं को रोकने के लिए राज्यों द्वारा हर जिले में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को पदनामित किया जाए। ऐसे मामलों पर शीघ्र फैसले के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन किया जाए। संसद लिंचिंग को एक अलग अपराध की श्रेणी घोषित करे। राज्य सरकारें लिंचिंग या भीड़ द्वारा हिंसा के पीड़ितों के लिए मुआवजा योजना तैयार करें। इससे पहले 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच पर अंकुश लगाने के लिए कई राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को अंतरिम निर्देश जारी किए थे। इन निर्देशों में शामिल हैं, हेट स्पीच के मामलों को स्वतः संज्ञान लेकर दर्ज किया जाना चाहिए। इसके बाद अपराधियों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने हेट स्पीच के आरोपियों पर मामला दर्ज करने के लिए भारतीय दंड संहिता के विशेष प्रावधानों को भी रेखांकित किया। और आइए बात करते हैं चुनावों में मतदाताओं को लुभाने के लिए दिए जाने वाले उपहारों के बारे में। इन फ्री बीज में मुफ्त उपहार, मुफ्त शराब और पैसे आदि बांटे जाते हैं। इन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। इस एसओपी का उद्देश्य विधानसभा और आम चुनावों के दौरान संदिग्ध नकदी, अवैध शराब, नशीले पदार्थ, मुफ्त उपहार और तस्करी की वस्तुओं के इस्तेमाल को रोकना है। इससे पहले चुनाव आयोग ने भी चिंता व्यक्त की थी कि तस्करी के सामान या फिर प्रतिबंधित वस्तुओं और अन्य अवैध वस्तुओं का उपयोग मतदाताओं को लुभाने के लिए किया जा सकता है। एसओपी के मुख्य बिंदुओं में ये कहा गया है कि जीएसटी और सीमा शुल्क अधिकारी मतदाताओं को लुभाने के लिए कूपन आधारित या फिर मुफ्त में ईंधन या नकदी के वितरण की निगरानी करेंगे। वाहनों की जांच करने और भंडार गृहों के सत्यापन के लिए फ्लाइंग स्क्वाड और स्टैटिक सर्विलांस टीम गठित की जाएगी। निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों या राजनीतिक दल से संबंधित साड़ी, शर्ट, दल से संबंधित झंडे आदि को लाने, ले जाने और वितरण पर नजर रखना। ये कार्य जीएसटी टीम ई वे बिल की जांच करके संपन्न की जाएगी। ई वे बिल न होने पर इन सामानों को जब्त कर लिया जाएगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग का एक संगठन है। ये सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाने और संग्रह करने का कार्य करता है। इसके अलावा तस्करी की रोकथाम और सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नारकोटिक्स आदि से जुड़े मामलों को भी देखता है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ट्विन बैलेंस शीट की समस्या से बाहर निकल गई है। ये पेपर 3 का टॉपिक है। ट्विन बैलेंस शीट की समस्या का मतलब है कंपनियों और बैंकों दोनों की पहले से संकटग्रस्त बैलेंस शीट। तब कंपनियों पर कर्ज का बोझ ज्यादा था, लेकिन उसे चुकाने के लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं था। उस समय बैंक भी गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के बोझ तले दबे हुए थे। 2016-17 में एनपीएज लगभग 12% तक पहुंच गई थी। किसी अर्थव्यवस्था के ट्विन बैलेंस शीट की समस्या एक मानक पथ का अनुसरण करती
है। उस अर्थव्यवस्था की कंपनियां तेजी के दौरान अधिक निवेश और अपना विस्तार करती हैं। इससे उनका कर्ज दायित्व भी बढ़ जाता है, जिन्हें चुकाने में वे असमर्थ हो जाती हैं। इस कारण कंपनियां अपने ऋणों के भुगतान में चूक करती हैं। इससे बैंक की बैलेंस शीट खराब हो जाती है और ऋण देने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है। हालांकि आरबीआई की हालिया वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के मुताबिक बैंकिंग और कॉर्पोरेट सेक्टर दोनों की बैलेंस शीट मजबूत है। इससे भारत ट्विन बैलेंस शीट लाभ की स्थिति में पहुंच गया है। सकल एनपीए अनुपात कम होकर 3.9% के 10 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। कॉर्पोरेट बैलेंस शीट भी 10 वर्षों के सर्वोत्तम स्तर पर है। ट्विन बैलेंस शीट की समस्या को हल करने के लिए कई कदम उठाए गए, जैसे कि 4R रणनीति। इसके तहत एनपीएस की समस्या को पहचानना, बैंकों का पुनर्पूंजीकरण यानी रिकैपिटलाइजेशन, बैंकों की समस्या का समाधान करना यानी रिजॉल्विंग और बैंकों में सुधार करना यानी रिफॉर्मिंग। आरबीआई ने बैंकों को बड़े ऋणों पर जानकारी साझा करने में सक्षम बनाने के लिए सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट यानी CRILC लॉन्च किया है। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 बनाई गई है। अशोध्य ऋणों की समस्या से निपटने के लिए नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी गठित की गई है। सेबी के मुताबिक विदेशी पोर्टफोलियो निवेश से संबंधित विनियमों को कठोर बनाया गया है, लेकिन टैक्स हेवन देश एक वैश्विक चुनौती बने हुए हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने एक विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए विविध सुझावों के जवाब में सर्वोच्च न्यायालय में अपना ये पक्ष रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस समिति का गठन अडानी समूह द्वारा प्रतिभूति कानूनों के संभावित उल्लंघन से जुड़ी हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जाँच के लिए किया गया था। FPI व्यवस्था को सेबी विनियमित करता है। ये भारत में विदेशी निवेश का एक तरीका है। FPI को पंजीकरण संख्या और प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सेबी ने अपनी ओर से नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को अधिकृत किया हुआ है। NSDL में पंजीकृत FPIs की 3 श्रेणियां हैं। श्रेणी 1 के तहत सरकारी संस्थाएं, केंद्रीय बैंक, सोवेरन वेल्थ फंड्स और विश्व बैंक तथा IMF जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हैं। श्रेणी 2 के तहत बैंक, परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियां, निवेश प्रबंधक और पेंशन फंड्स तथा श्रेणी 3 के तहत हेज फंड और निजी इक्विटी फंड सहित अन्य सभी निवेशक जो श्रेणी 1 या 2 के अंतर्गत नहीं आते हैं वो शामिल हैं। FPIs का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए पूंजी का महत्वपूर्ण स्रोत है। ये निवेशकों को अलग अलग बाजारों में अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने का अवसर प्रदान करता है। इसके अलावा FPIs के विनियमन में काफी चुनौतियां मौजूद हैं, जैसे कि FPI कई प्लेटफॉर्म के माध्यम से निर्धारित सीमा से कम शेयरों में निवेश करते हैं, जिस कारण उन्हें पहचान पाना मुश्किल होता है। ये टैक्स हेवन देशों के क्षेत्राधिकार में भी आते हैं, जिस कारण उनके स्वामित्व और नियंत्रण को लेकर अस्पष्टता बनी हुई है। वर्ष 1996 में डिपॉजिटरी अधिनियम के लागू होने के बाद NSDL की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ था। ये भारतीय पूंजी बाजार में अभौतिक स्वरूप में भंडारित और निपटान की गई अधिकतर प्रतिभूतियों का प्रबंधन करता है। NSDL अपने डिपॉजिटरी भागीदारों के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के माध्यम से निवेशकों, स्टॉक ब्रोकर्स, कस्टोडियन, जारीकर्ता कंपनियों आदि को विविध सेवाएं प्रदान करता है। माइक्रोसॉफ्ट ने क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए मेजराना जीरो मोड्स की खोज की घोषणा की। क्वांटम कंप्यूटिंग एक बहुविषयक क्षेत्र है। ये जटिल गणनाओं को पारंपरिक कंप्यूटरों की तुलना में तेजी से हल करने में सक्षम है। इसके लिए ये क्वांटम मैकेनिक्स का उपयोग करता है। ये क्वांटम भौतिकी के 2 प्रमुख सिद्धांतों का उपयोग करता है, सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट। प्रकृति में पाए जाने वाले सभी कण या तो बोसोन या फर्मियन हैं। बोसोन पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा और बल के वाहक होते हैं। पदार्थ या द्रव्य को बनाने वाले सभी उप परमाणुविक कणों को फर्मियन कहा जाता है। वर्ष 1928 में भौतिक विज्ञानी पॉल डायरेक ने प्रत्येक कण के लिए एक एंटी पार्टिकल या फिर प्रतिकण के अस्तित्व की संकल्पना प्रस्तुत की थी। इस संकल्पना के तहत जैसे ही ये दोनों आपस में मिलते हैं तो वे एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। उनकी संकल्पना के आधार पर वैज्ञानिकों ने पहला एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन खोजा था। बाद में भौतिक विज्ञानी एटोर मेजराना ने उन कणों की संकल्पना प्रस्तुत की जो कुछ परिस्थितियों में अपने स्वयं के एंटी पार्टिकल बन जाते हैं। उनके सम्मान में फर्मियन को मेजराना फर्मियन कहा जाता है। ये अपने स्वयं के एंटी पार्टिकल होते हैं। न्यूट्रिनो को मेजराना फर्मियन माना जाता है। फर्मियन की युग्म या फिर बॉन्ड आधारित अवस्थाओं को मेजराना जीरो मोड्स कहा जाता है। मेजराना जीरो मोड से आज के क्वांटम कंप्यूटर्स की तुलना में ऐसे क्वांटम कंप्यूटर बनाने में मदद मिल सकती है जो इंफॉर्मेशन की बेहतर सुरक्षा और विश्वसनीय कंप्यूटेशन करने में सक्षम होंगे। अब यहाँ सुपरपोजिशन का मतलब है प्रत्येक क्यूबिट एक ही समय में 1 और 0 दोनों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। एंटेंगलमेंट यानी कि सुपरपोजिशन में क्यूबिट को एक दूसरे के साथ कोरिलेट किया जा सकता है, यानी कि एक की स्थिति दूसरे की स्थिति पर निर्भर हो सकती है। और
आइए बात करते हैं पेपर 3 के टॉपिक साइंस एंड टेक की। चंद्रयान 3 के जरिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अन्वेषण क्यों करना चाहता है? चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 मिशन का अनुवर्ती मिशन है। चंद्रयान 2 मिशन आंशिक रूप से विफल हो गया था। इसका कारण ये था कि इसके लैंडर और रोवर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर सके थे। चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट चंद्रयान 2 की लैंडिंग साइट जैसी ही है। ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास 70 डिग्री अक्षांश पर है। चंद्रयान 3 के सफल होने पर यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला मिशन बन जाएगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग के कई लाभ हैं। इसके दक्षिणी ध्रुव पर पाए जाने वाले क्रेटर्स पर अरबों वर्षों से सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचा है और इस कारण ये सौरमंडल की उत्पत्ति का एक बेहतर रिकॉर्ड प्रदान कर सकता है। इसके स्थायी रूप से छाया वाले क्रेटर्स में पर्याप्त जल होने का अनुमान है। इसका उपयोग संभावित रूप से भविष्य के मिशनों के लिए किया जा सकता है। इसकी लाभ वाली अवस्थिति इसे भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक उपयुक्त स्थल बना सकती है। दक्षिणी ध्रुव पर हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, पारा और चांदी के अंश मौजूद हैं। इस कारण ये आवश्यक संसाधनों का एक अप्रयुक्त स्रोत है। चंद्रमा पर उतरने वाले पिछले सभी अंतरिक्ष यान उसके भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उतरे हैं। चंद्रमा की भूमध्य रेखा के पास लैंडिंग अपेक्षाकृत आसान और सुरक्षित होती है। ये भूभाग और यहाँ का तापमान उपकरणों के लंबे और निरंतर संचालन में सहायक और ज्यादा अनुकूल होते हैं। कम से कम पृथ्वी को फेस करने वाले हिस्से पर सूर्य का प्रकाश प्रचुर मात्रा में मौजूद रहता है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। सबसे पहला टॉपिक है यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव। ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड ESSI में शामिल हो गए हैं। ESSI का लक्ष्य नाटो की एकीकृत वायु और मिसाइल रक्षा को मजबूत करने के लिए एक यूरोपीय वायु और मिसाइल रक्षा प्रणाली स्थापित करना है। ऐसा यूरोपीय देशों द्वारा वायु रक्षा उपकरणों या फिर मिसाइलों के साझा अधिग्रहण के माध्यम से किया जाएगा। पिछले वर्ष रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद जर्मनी ने इस पहल का नेतृत्व किया था। ESSI सदस्यों की संख्या 19 हो गई है। इनमें बेल्जियम, बुल्गारिया, चेक गणराज्य, नॉर्वे, स्लोवाकिया, यूनाइटेड किंगडम आदि शामिल हैं। और आइए अब बात करते हैं प्रोजेक्ट 75 इंडिया यानी P75I पनडुब्बी कार्यक्रम के बारे में। स्पेन की कंपनियां नवंतिया और लार्सन एंड टुब्रो भारतीय नौसेना के P75 इंडिया पनडुब्बी कार्यक्रम के लिए बोली लगाएंगी। P75 इंडिया परियोजना P75 की जगह शुरू की गई है। P75 इंडिया 30 वर्षीय पनडुब्बी निर्माण योजना का हिस्सा है जो 2030 में समाप्त होगी। P75I के लिए भारतीय बोलीदाता कंपनी को एक विदेशी सहयोगी के साथ गठजोड़ करना जरूरी है। P75 इंडिया योजना के तहत 6 पारंपरिक पनडुब्बियों का निर्माण करने की योजना बनाई गई है। ये पनडुब्बियां बेहतर सेंसर और हथियारों तथा एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम से युक्त होंगी। ये योजना नवीनतम पनडुब्बी डिजाइन और प्रौद्योगिकियों को देश में लाने का अवसर प्रदान करती है। इसके अलावा ये भारत में पनडुब्बी के स्वदेशी डिजाइन और निर्माण क्षमता को बढ़ावा देती हैं। गेहूं की नई किस्म। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने गेहूं की एक नई किस्म PBW RS1 विकसित की है। यहाँ पर RS का मतलब है रेसिस्टेंट स्टार्च। PBW RS1 में अमाइलेज स्टार्च अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। ये टाइप 2 मधुमेह और हृदय रोगों के खतरों को कम करने के लिए जाना जाता है। इससे बने खाद्य पदार्थों के सेवन से ग्लूकोज के स्तर में तत्काल और तेजी से वृद्धि नहीं होगी। उच्च अमाइलोज और रेसिस्टेंट स्टार्च ये सुनिश्चित करते हैं कि ग्लूकोज रक्त प्रवाह में बहुत धीरे धीरे मुक्त हो। इसका पाचन धीमी गति से होता है, इसलिए खाने की संतुष्टि की भावना बढ़ती है। इससे मोटापे से निपटने में मदद मिलती है। हालांकि गेहूं की इस किस्म की उपज सामान्य गेहूं की तुलना में कम दर्ज की गई है। बंगाल की खाड़ी में समुद्री हीट वेव। समुद्री हीट वेव वो स्थिति है जब किसी समुद्र की सतह का तापमान लंबे समय तक असामान्य रूप से ज्यादा रहता है और इसके कई परिणाम हो सकते हैं। जैसे कि मौसम विज्ञान पर इसके प्रभावों की अगर हम चर्चा करें तो बंगाल की खाड़ी का सामान्य से अधिक गर्म होना विशेष रूप से उत्तर पश्चिम भारत में वर्तमान में जारी अत्यधिक वर्षा में योगदान दे सकता है। इसके अलावा समुद्री जैव विविधता पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। वर्ष 2020 में तमिलनाडु के तट के पास मन्नार की खाड़ी में 85% प्रवाल समुद्री हीट वेव की वजह से विरंजित हो गए थे। कोरल ब्लीचिंग हो गई थी। जब समुद्र जल बहुत ज्यादा गर्म होता है तो प्रवाल अपने उत्तकों में रहने वाले शैवाल जूजेंथली को बाहर निकाल देते हैं। इससे प्रवाल पूरी तरह से सफेद हो जाते हैं और इसी परिघटना को प्रवाल विरंजन या फिर कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है। तटीय समुदायों पर भी इसका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ता है।
अगला टॉपिक है पलामू टाइगर रिजर्व। झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में चीतलों के लिए 4 सॉफ्ट रिलीज सेंटर निर्माणाधीन हैं। पलामू टाइगर रिजर्व छोटा नागपुर पठार के पश्चिमी भाग में स्थित है। ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान और पलामू वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा है। ये इंडो मलयन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पलामू टाइगर रिजर्व की नदियां हैं उत्तरी कोयल, औरंगा और बूढ़ा। यहाँ की वनस्पतियां हैं नम एवं शुष्क प्रायद्वीपीय साल, एगल, शुष्क बांस के झुरमुट आदि, और जीव जंतु हैं बाघ, तेंदुआ, भेड़िए और जंगली कुत्ते। भारी वर्षा के कारण ब्यास नदी उफान पर है। ब्यास यानी विपाशा, ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर बहती है। इसका उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा है। इसके बाद ये नदी कुल्लू घाटी से होकर के दक्षिण की ओर बहती है। ब्यास नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं बैन, बाणगंगा, बन्नेर, चक्की, गज, हरला, ममुनी, पार्वती, पतली कूहल, सेंज आदि। वहीं हरिके नामक स्थान पर ये सतलुज नदी में मिल जाती है। हाइड्राजीन हाइड्रेट। गुजरात एल्कलाइज एंड केमिकल्स लिमिटेड ने स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्राजीन हाइड्रेट की आपूर्ति शुरू कर दी है। इससे हाइड्राजीन हाइड्रेट के आयात पर निर्भरता को कम करने में मदद मिलेगी। GACL गुजरात सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। वर्तमान में भारत, यूरोप और अन्य देशों से हाइड्राजीन हाइड्रेट का आयात करता है। हाइड्राजीन हाइड्रेट रंगहीन, धुआं युक्त और तैलीय तरल है। इसका उपयोग रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में, बॉयलर के पानी के उपचार में, ऑक्सीजन स्कैवेंजर के रूप में, इसके अलावा फोमिंग एजेंट के रूप में, पॉलीमर उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है। हाइड्राजीन हाइड्रेट के और भी कई उपयोग हैं, जैसे कि रॉकेट ईंधन के रूप में, कीटनाशकों के निर्माण में, कैंसर रोधी दवाओं, अवसाद रोधी दवाओं, एंटी फंगल दवाओं आदि के लिए सक्रिय सामग्रियों के निर्माण में, तथा पर्यावरण अनुकूल फ्यूल सेल में ईंधन के रूप में। एंटामोइबा मोस्कोवस्की ये एक रोगजनक है जो डायरिया का कारण बनता है। कोलकाता में इसके संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बारे में सबसे पहले 1941 में मॉस्को में पता चला था। एंटामोइबा मोस्कोवस्की सामान्य तौर पर ऑक्सीजन की कमी वाले तलहटों से लेकर खारे तटीय पोखरों या फिर तालाबों में पाया जाता है। ई मोस्कोवस्की और अन्य संबंधित प्रजातियां जैसे कि ई हिस्टोलिटिका और एंटामोइबा डिस्पर संरचनात्मक स्तर पर समान हैं। ये एमीबियासिस यानी अमीबा रुग्णता का कारण बनते हैं, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 50 मिलियन लोगों को प्रभावित करता है। इनमें ई हिस्टोलिटिका संक्रमण के मामले प्रकट हो रहे हैं। फॉस्फीन। वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह के वायुमंडल में फॉस्फीन गैस का पता लगाया है। शुक्र सूर्य से दूरी के आधार पर दूसरा ग्रह है और पृथ्वी का सबसे निकटतम पड़ोसी ग्रह है। शुक्र को अक्सर पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह के घूर्णन की दिशा अन्य ग्रहों के घूर्णन की दिशा के विपरीत है। फॉस्फीन गैस में हाइड्रोजन और फास्फोरस गैस होती है। पृथ्वी पर यह ज्वलनशील, रंगहीन और जहरीली गैस है। इसे अक्सर स्वैम्प गैस भी माना जाता है। ये बहुत कम ऑक्सीजन युक्त वातावरण में रहने वाले सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होती है। इसका उपयोग अर्धचालक उद्योग में फ्यूमिगेंट के रूप में, अनेक ज्वाला मंदक यानी फ्लेम रिटार्डेंट इंटरमीडिएट के रूप में भी किया जाता है। अगला टॉपिक आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है। हम्पी स्मारक समूह। हम्पी स्मारक समूह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध है। हम्पी में मुख्य रूप से विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के अवशेष हैं। ये मध्य कर्नाटक के बेल्लारी जिले के तुंगभद्रा बेसिन में स्थित है। यहाँ बचे हुए अवशेषों में किले, नदी के किनारे के अवशेष, राजशाही और पवित्र संरचनाएं, स्मारक स्तंभ वाले विशाल कक्ष और मंडप आदि शामिल हैं। यहाँ की प्रसिद्ध रचनाएं हैं विट्ठल मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, कृष्ण मंदिर परिसर, नरसिंह मंदिर, गणेश मंदिर, हेमकुट मंदिर आदि। यहाँ के मंदिरों की एक और अनूठी विशेषता स्तंभों वाले मंडप से युक्त रथनुमा संरचना है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।